ईरान के अंदर रशियन एयरफोर्स के तैयारे फ्लाई कर रहे थे लो एल्टीट्यूड पे। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे लग गया है। अब जो अमेरिकन प्लान या इजरायली प्लान ये था कि ईरान को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। सऊदी अरब, ओमान, मिस्र और कतर ने सदर ट्रंप को कायल किया था कि वो ईरान पर हमला करें। ज्यादा अमेरिका को कुछ ज्यादा फर्क न पड़ता, लेकिन इजराइल को हाथ धोने पड़ जाते इसमें। क्यों सीरिया में अचानक ये चीज शुरू हो गई? थिंक अबाउट इट ऑल दैट। ये कोइंसिडेंट नहीं है अली भाई, दिस इज नॉट समथिंग जस्ट हैपन। आज साथियों को सीरिया में घोल के पिला दूंगा। सऊदी अरब हो गया, ओमान, कतर, मिस्र और आसपास के इराक वगैरह, उनके हक में क्या बेहतर है, सुप्रीम लीडर का होना या रजा पहलवी का आना? उनके हक में ईरान का ना होना बेहतर है। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान पर अल्लाह ना करे कोई हमला करता है तो वो क्या तुर्की पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा? इंडिया के लिए इट्स अलार्मिंग पॉइंट, क्योंकि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी तुर्की के पास है ना अली भाई, इस वक्त एज वी स्पीक, वो किसी और के पास नहीं है। कामरान भाई, आज सुबह एक न्यूज हमारे सामने आती है कि ईरान पर जो डोनाल्ड ट्रंप एक जंग मुसल्लत करना चाह रहा था, हमला करना चाह रहा था, वो खतरा जो है वो टल गया है। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है जो इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है कि सऊदी अरब, ओमान, कतर और मिस्र वो कायल कर रहे थे कि ईरान पर हमला करे अमेरिका, लेकिन ट्रंप ने खुद से ये इरादा किया कि वो हमला नहीं करेगा। असल हकीकत क्या है इसकी? अली भाई, वो जो चीज़ आई है वो तो बिल्कुल खबर तो उसमें दो राय नहीं, क्योंकि देखिए हमारे जो खबर के ज़राए होते हैं वो बहुत मुसद्दक़ा, अगर बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसीज देती हैं तो वो कोई इतनी गलत न्यूज़ नहीं होती। तो ये कोई मिथ नहीं है, दैट्स अ ट्रू रियलिटी के ये जो आपने सुनी है 6 मगोइयाँ, ये बिल्कुल ठीक सुनी। लेकिन इसके पीछे एक जो चीज़ है कि वो ट्रंप ने अपनी मर्ज़ी से जो अलग कर दिया है, वो भी बात बिल्कुल सही नहीं है। मसला ये था कि जब ट्रंप हमला करना चाह रहा था तो उसकी एक और वजह भी सुन लीजिए कि पीछे एक वेनेजुएला का हवा खड़ा हुआ है वहाँ पे। एक तो ये मसला चल रहा है, दूसरा ऑल्सो एक सीरिया का एक अपना जो मामला है वहाँ वो चल रहा है कुर्दों के साथ, जो कि ऑल्सो अमेरिकन हामी या अमेरिकन एलाइज़ हैं। नंबर 3, अब अगर आप ये एक और चीज़ देख लीजिए कि जो ईरान के अंदर के मसाइल हैं वो पूरी खबर बाहर तो नहीं आ रही है कि वहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन ये एक खबर ज़रूर सामने आई है कि ईरान ने ये इरादा कर लिया था या फ़ैसला कर लिया था जब अंडर से अपराइजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि ईरान इज़राइल पे हमला कर देगा। ये खबर हो गई थी कि तय हो गई थी कि ईरान, यानी इस दफ़ा जो उन्होंने ऐलान ये किया था कि हम जितने अमरीकी अड्डे हैं उन पे अटैक करेंगे। जब ये खबर लीक हुई है तो उसके बाद फिर ट्रंप ने ये इस मामले को दरगुजर किया, शुक्रिया अदा किया ईरानियन हुकूमत का कि वो जो है, अब वो कह रहे हैं हम फांसी पे लटका रहे थे 80 या 800 या कितने भी लोग थे मुजाहिरीन। अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है ट्रंप को अगर कोई आदमी फांसी पे लगा रहा है किसी को? ये तो दुनिया में और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मरते हैं और ट्रंप को फिक्र हो जाती है सबकी। तो उसकी अपनी मजबूरियाँ, उसको पता था कि वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता वेनेजुएला से अटेंशन जो वहाँ पे चल रहे हैं मामलात, वहाँ के मामलात को वो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह जब हम आगे चलेंगे वहाँ हुआ क्या। असल में बहुत बड़ा हाथ हो गया वहाँ भी, तो एक वो आपको तफसील में बता दूंगा इंशाल्लाह वहाँ पे हुआ क्या। वो बहुत बड़ा मजाक हो गया एक। और फिर ख़राब होते होते हालात जो है वो अब सब तरफ इतना ज़्यादा फैल गया कि जब इसको ये पता था कि अगर इसराइल पे ईरान हमला कर देता है तो इस दफ़ा जो हमला होगा वो ऐसा हमला नहीं होगा जो पहले हो रहा था कि एक और छोटी सी खबर जो आपने शायद ना सुनी हो या आपके सामने ने ना सुनी हो, बल्कि 2 खबरें इसमें साथ में। ईरान के अंदर रशियन एयरफोर्स के तैयारे जो थे वो फ्लाई कर रहे थे लो एल्टीट्यूड पे, रशियन एयरफोर्स, नंबर 1। नंबर 2, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे लग गया है। अब CT-3 CTL वो उन्होंने लगा दिया वहाँ पे। नाउ देखा चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम, खामोशी से हो गई बात। और क्यों लगा ये सारा कुछ? उन्होंने लगा दिया सिस्टम, किस लिए लगाया था? और रशियन तैयार, यानी बता रहे हैं कि अगर अमेरिकन इंटरवीन करता है B-52 मोर देन लाइकली, अगर वो अटैक करता है B-52 से करता है। ये तो बात तय हो गई थी कि उसको B-52 लेके आने थे। तो अगर रशियन वहाँ पे मौजूद है जहाज़, तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया से कभी नहीं चाहेगा। और उसके बाद अगर ईरान जो है वो अपने न्यू मिसाइल सिस्टम अगर दागना शुरू कर देता है तो वो फिर सीधा जो है वो इसराइल को अंदर हिट करेंगे। और फिर वो फिर अब ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस शिद्दत से करेगा, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगर अटैक करेगा तो वो फिर इस तरह नहीं होगा कि वो 1-2 रॉकेट मार के जैसे पहले हो रहा था, किस टॉक वाला मामला नहीं होगा। इस दफ़ा तंग आमद बजंग आमद है। तो जो डिफेंस अताशी हैं जितने भी और ये डिफेंस एडवाइज़र हैं ट्रंप के, उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह हेडअप दे दिया था कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इनटू दिस।
फॉर वॉट गोइंग ऑन ऑल्सो इन सीरिया. वेरी सीरियस सिचुएशन राइट नाउ इन सीरिया. बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है वहाँ के. तो ऑल दिस टुगेदर इज गोना बी अ परफेक्ट स्टॉर्म. और अगर अमेरिका की एलाय जो कि कुर्दिश फोर्स, उसको एसडीएफ कहते हैं बेसिकली, तो बेसिकली वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स कहलाती है. एसडीएफ इज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स. ये पहले की बनी हुई है और ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. आपको इंशाल्लाह ये भी इसकी तफसील बताता हूँ इंशाल्लाह. इससे हम आगे चलेंगे तो आपको आज कोशिश करते हैं कि आज साथियों को सीरिया में घोल के पिला दूंगा. बिल्कुल ऐसा काम करने वाले इंशाल्लाह, ताकि इतनी स्कैटर सिचुएशन कि उसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है. तो अगर एसडीएफ वर्सेस अहमद अशरा जो है, जुलानी जो है, वो इस वक्त ही इज़ इन फेवर ऑफ अमेरिका. ठीक है, वो भी कुछ का ताल्लुकात हैं. तो अगर ये दोनों आमने सामने आके लड़ाई शुरू कर देते हैं और आगे से तुर्किश फ़ायदा उठा लेता है. अब तुर्की भी तो पीछे कहीं ना कहीं पिक्चर में मौजूद है. तो अगर वो टेक ओवर करता है, कहते हैं ठीक है अपने हाथ धो लो अमेरिका से, एंड हम लोग, क्योंकि उनके भी कुर्दों से लड़ाई चलती है. सो समझिएगा ट्रायंगल बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. अब अगर अहमद अशरा आर्मी, यानी जो वो आर्मी है जिसको यानी इस्लामिक अरब फोर्स कहते हैं, वो इस्लामिक अरब फोर्स जो है, जो कि सीरियन अरब आर्मी, इसका असल जो नाम है, ओरिजिनल नाम, हम इसको अब रेफ़र करेंगे अरे भाई सीरियन अरब आर्मी. अहमद अशरा आर्मी, सीरियन अरब आर्मी. तो सीरियन अरब आर्मी वर्सेस कुर्द फ़ायदा, एसडीएफ के साथ लड़ाई होना शुरू हो जाती है. एसडीएफ इज़ बिलोंग टू अमेरिका. ऑल्सो कुर्दों का मसला तुर्कों के साथ चल रहा है, पुरानी लड़ाई है. तो अगर बीच में तुर्की आके कहता है कि ठीक है विल हैंडल इट, तुम अमेरिका से हाथ धो लो, अगेन फिर किसके लिए खतरा? इजराइल के लिए खतरा, क्योंकि फिर वहां से वो दागना शुरू कर देगा इजराइल के खिलाफ भी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. और ट्रंप ने, मेरा ख्याल है तो बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन ये कहीं एक अक्लमंदी का काम उसने किया कि इसने एक्शन नहीं लिया, वरना इट हैव बीन वेरी बैड फॉर ज़्यादा अमेरिका को कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़ता, लेकिन इजराइल को हाथ धोने पड़ जाते इसमें. हम सीरिया की इस टाइम पे जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन ईरान पर अभी अगर फोकस करें, क्या ये ट्रम्प का कोई आईवॉश तो नहीं कि उसने कहा कि हमला नहीं करेगा, ईरान जो है वो ठंडा पड़ जाए, जो एक्शन में है वो बैठ जाए और फिर कोई हमला हो जाए, और इन केस अगर हमला करता भी है अमेरिका, तो इस बार भी क्या न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेगा? इस बार टारगेट क्या होगा अमेरिका का ईरान में? अली भाई आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन. देखिए फिर बताता हूँ मैं आपको. अब ट्राई टू कैलकुलेट द कॉस्ट. मैं आपको कॉस्ट कैलकुलेशन बताता हूँ. एक B-52 बॉम्बर जब उड़ता है तो हर 5 घंटे और हर 1 घंटे की फ्लाइट के बाद उस सर्विस रिक्वायर होती है उसकी. ठीक है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट पर आवर इज $200,000. ऑपरेशनल कॉस्ट है $200,000 पर घंटा. कितने घंटे की फ्लाइट है? 16 से 17 घंटे की फ्लाइट है. ठीक है, ये भी जहन में रखिए. फ्यूल सरचार्ज, बम, जो $1 मिलियन की फ्लाइट अगर आप कह लें, या $5 मिलियन की, अक्सर कहते हैं $5 मिलियन की फ्लाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली. अगर $5 मिलियन की फ्लाइट है और वो हिट करता क्या टारगेट को, $10,000 के टारगेट को हिट करता है. व्हाट ही हिट लास्ट टाइम, कितनी बार हिट किया उसने, क्या हिट किया? 10,000 वाले टारगेट को. यानी डोंट मेक नो सेंस. कैलकुलेशन आप देखें तो इट डोंट मेक नो सेंस. वो करता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कोई हैवी ड्यूटी टारगेट. लेकिन एज ऑफ नाउ इसको आई थिंक ये कबल वक्त है ये बात करना. अमेरिका ये हॉक्स नहीं है, आई वॉश नहीं है. ही कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट. एवरीबडी नो ही कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट. सो ये ऐसा नहीं है कि वो ठंडा करके जो है वो कहना चाह रहा है. और दूसरा, ईरान के हक़ में खुद नहीं है. ईरान खुद भी निगोशिएट करना चाह रहा था. ईरान ने बहुत तहम्मुल से उनसे कहा कि लेट्स निगोशिएट, वी डोंट वांट नो वॉर, क्योंकि ऑलरेडी अंदर एक केओस सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है ईरान की. तो उनके हक़ में नहीं है लड़ाई है. तो ना तो ईरान करना चाह रहा है. जब दोनों फरीक एक जगह इंगेज हैं और एक मुश्किल हालात से गुजर हैं, तो उनके हक़ में ये लड़ाई है नहीं. लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, क्या ये ऐसा ही रहेगा? इज इट सस्टेनेबल? अंग्रेजी में लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं सस्टेनेबल सिचुएशन. जवाब है नहीं, सस्टेनेबल नहीं है. कुछ दिन के बाद फिर शुरू होगी. क्यों? एक थर्ड फैक्टर को मत भूलिए, इज़राइल. इज़राइल एक ऐसा फैक्टर है जो उसको ईरान, उसकी आंख में एक कांटा है, और वो कुछ ना कुछ दिन के बाद फिर कोई ना कोई साजिश करेगा. अब ज़रूरी नहीं कि अमेरिका की मदद से करे, ज़रूरी नहीं कि अमेरिका को बता करे. हर काम नेतन्याहू बीबी अमेरिका की परमिशन से नहीं करता. ही टेक, पहले वो एक एक्शन ले लेता है, उसके बाद जब अपराइजिंग और कुछ चीज़ होती है तो वो भागता है अमेरिका की तरफ, अबू जान की तरफ, कि भाई हेल्प मी आउट यार, सी व्हाट दे डूइंग, वी हैव अ रीज़न टू डू इट नाउ. सो ये छेड़खानी वो करना चाह रहा है, कर रहा है. और यही वजह है कि मैं फिर आता हूँ, क्यों सीरिया में अचानक ये चीज़ शुरू हो गई. थिंक अबाउट इट ऑल दैट. ये कोइंसिडेंट नहीं है अली भाई. दिस इज़ नॉट समथिंग जस्ट हैपन. ये बाकायदा प्लान हुआ. सो मैं अभी ऐड कर देता हूँ.
आज सुबह अनकवर हुई हैं टनल्स अलेप्पो के अंदर। अलेप्पो में टनल्स नहीं थी, अलेप्पो मुजाहिदीन के पास था। जब जिस ज़माने से मतलब मामला शुरू हुए, इवन बशार के ज़माने से, वो अहले सुन्नत वल जमात के पास था। तो वो इज़ बीन इन अ कंट्रोल ऑफ मुजाहिदीन, यानी हयात तहरीर शाम के पास था वो। और हयात तहरीर शाम का हब बल्कि अलेप्पो था। और उस वक्त कभी भी कोई टनल का सवाल ही नहीं पैदा। इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा पक्की टनल्स जो कि एसडीएफ ने वहाँ खोदी हुई हैं, तो इसका मतलब वो साजिश के लिए तो ये किसी मदद से हुआ है, अचानक ओवरनाइट नहीं हो गया। इट मीन्स कि ये अफेक्ट प्लान कम से कम अगर हो रहा हो तो 3 से 6 महीने लगते हैं इतनी मुनज़्ज़म टनल्स को बनाने का, शहर से अंदर बाहर। देर आफिर के अंदर जो टनल्स निकली हैं वो, और सारे कुर्दिश इलाकों में निकल रही हैं, दैट इज़ अ वेरी वेल प्लान। वो पक्की टनल्स हैं, कोई नॉर्मल कच्ची ऐसी नहीं है कि खुदाई हुई सुरंगें हैं। सो दिस बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल। सो इसका मतलब कि इज़राइल की साजिश कंटिन्यू चल रही है। जब ये मामलात बढ़ते हैं, ईरान इनटू अमेरिका, और अमेरिका गॉट लॉट मोर टू डू, ईगर अ बिगर पीस ऑफ द पाई। अब देखिए ना, ट्रंप ऑलरेडी इंगेज कहाँ कर रहा है। ट्रंप के लिए फ़ायदेमंद ईरान है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। ईरान से उसको कोई बेनिफिट नहीं है, शाम से उसको कोई बेनिफिट नहीं है। उसका बेनिफिट कहाँ पर है? उसका बेनिफिट वेनेजुएला से है, ग्रीनलैंड के साथ बेनिफिट है। ये दो, उसने ग्रीनलैंड को मुस्तकिल धमकियां दे रहा है, ग्रीनलैंड चाहिए, मादन चाहिए। कहता है चाइनीज जहाज बैठे हुए, रशियन बैठे, बिफोर द टेक ओवर आल टेक ओवर, उनको पैसे की ऑफर कर रहा है। क्यों? इकोनॉमी। ऑयल चाहिए वेनेजुएला। तो उसके लिए इंगेज करना उन दो जगहों को ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ ईरान या फिर शाम। तो लेकिन बिकॉज ऑफ इसराइल उसको इंटरवीन करना पड़ता है। सो दैट इज देयर प्रॉब्लम। यानी नादान दो से दाने की दुश्मनी 1000 बेहतर है। कामरान भाई, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि अहमद अल शरा के हाथ से सीरिया निकलता जा रहा है और कुर्द जो हैं उनके कब्जे में सीरिया आ रहे हैं। आज के दिन पे जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, जो डेवलपमेंट आई है, क्या अहमद अल शरा को सीरिया वापस मिल रहे हैं? अब से आधा घंटे पहले की न्यूज़ है कि देखें, एक इलाका है देर हाफेर करके हलब के अंदर। इसमें 2 नेबरहुड हैं, एक का नाम है शेख मकसूद, एक अशरफिया। ये दोनों कुर्दिश इलाके हैं। ये हलब के अंदर ये 2 इलाके हैं जहाँ कुर्दों की अक्सरियत पाई जाती है। यानी इदलिब में, ये अलेप्पो के अंदर अशरफिया, शेख मकसूद से भी टनल्स निकली हैं, अशरफिया से भी टनल्स निकली, बाकायदा पक्की टनल्स, जहाँ पे स्टोरेज, सामान, असला सब स्टोर था। ये अभी उन्होंने कब्जा किया उसके ऊपर, तो उन्होंने अनकवर किया। उनको पता नहीं था पहले से कि यहाँ पे ये हुई है। ये बात समझ लीजिए कि जब ये टनल्स निकली तो अंदाज़ा हो गया अहमद अल-शरा को कि ये साजिश वहाँ पे पक्की हो ही जा रही, कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। उसने फिर पूरी फुल फोर्स ऐड ऑन की। अली भाई, ये जंग, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? अचानक क्या हुआ कि कुर्द अचानक आ गए? बताता हूँ मैं आपको। इंटेलिजेंस लीक रिपोर्ट आई अहमद अल-शरा के पास कि कुर्द जो है वो असला जमा कर रहे हैं। दे आर फाइलिंग अप स्टॉक पाइल। अब ये कुर्दिस्तान, यानी ये वी नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ, ये असलहा आ रहा है अलेप्पो के अंदर। स्टॉक फाइलिंग शुरू हुई। जाहिर बात, इनके पास जवासीस होते हैं, अपना नेटवर्क मौजूद है, एक मुनज़्ज़म निज़ाम है इनका भी। जब इसको इन्होंने अहमद अल-शरा ने, यानी सीरियन अरब आर्मी ने मुतालबा किया कुर्दों को कि आप डिसआर्म हो जाइए, यू शुडंट बी आर्म्ड नाउ। किससे मुतालबा किया उसने? सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, यूएस फोर्स कह लीजिए उसको, या सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, कुर्द फोर्स को उसने कहा कि आप डिसआर्म हो जाइए। एक मुल्क में आप, यू कैन नॉट। जैसे उसने डिसआर्म होने की बात की, एसडीएफ या कुर्द ने कहा कि हमें आर्मी में 3 फैक्टर चाहिए, वी वांट 3 फैक्टर्स इन योर मिलिट्री। एक तो जो दुरूज अलवाइट्स फैक्टर है, एक हमारा फैक्टर होगा, आपका फैक्टर होगा, सब डिवाइड इनटू 3। उसने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने हथियार उठाए और बाकायदा जंग शुरू कर दी। अब कुर्द के इलाकों से, अब कुर्दों को वहाँ से जारी बात भागना शुरू हुए, जो वो जाते हैं उनका। अब इन्होंने बाहर कैंप ऑलरेडी तैयार किए हुए थे, इतना तैयारी से थे कुर्द कि इन्होंने बाहर जो थे वो पोस्टें बनाई हुई थी कि इनको पता था कि अब माइग्रेशन, वास्ट माइग्रेशन होनी है। जो कुर्द अवाम है, यानी लोकल सिविलियंस हैं, वो भागेंगे वहाँ से। जो भागे तो इन्होंने ऑलरेडी सेंटर से शेल्टर बनाए हुए हैं, वो शेल्टर में हैं अभी ऑलरेडी। उन्होंने कुर्द को एग्जिट आउट कर दिया। सो दिस बीन प्लान फॉर अ वाइल। जहाँ तक बात है इसके हाथ से जाने की, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सीरिया, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन सीरिया। देखें, मैं अगर आपको एक नॉर्मल आदमी को यकीन करें अली भाई, सीरिया समझाना, अगर मैं ना गया होता या मैंने ना देखा होता या मेरे रावाबित ना होते, मेरे लिए सीरिया अजाब है समझना। क्योंकि देखें, मैं आपको बता, एक नाम लेता हूँ, जबहत अल नुसरा, हयात तहरीर शाम। अब आप सोचना शुरू करें ये कहानियाँ क्या हैं सारी। दाइश एक तरफ है, फिर ऑल वहाँ पे दुरूज, ये क्या कहानी है? क्रिश्चियन वहाँ पर, अलवी वहाँ पे, यजीदी वहाँ पे,
किसके साथ कौन है, स्टार वॉर ही लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा, एक इलाका इसके पास, एक इलाका इसके पास, एक इलाका, और सब आपस में लड़ रहे हैं। दे बीन फाइटिंग फॉर अ वाइल। अब एसडीएफ का जब कयाम आया था, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, वो कब बनी थी, ये आज की बनी हुई चीज़ नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड, सबको समझना चाहिए कि एसडीएफ जो है ये बहुत ही खतरनाक तरीन इक्विप्ड फोर्स बाय अमेरिकन दाइश से लड़ने के लिए बनाई गई थी। इनका सिर्फ और सिर्फ इनका जो पहला मार्का हुआ था वो कुबानी में हुआ था, जिसको आइन इस्लाम भी कहते हैं, द आई ऑफ इस्लाम, कुबानी। इसकी एक बहुत हकीकत है इस्लाम के अंदर, हदीस में भी इस इलाके का बहुत जिक्र है कुबानी का। दाइश ने इनके जो सबसे पहला मार्का एसडीएफ ने जो दिखाया था वो हुआ था कुबानी के अंदर। एसडीएफ ये उस वक्त से बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने जो आर्म्स अमेरिकन ने इनको दिए थे वो उन्होंने सरेंडर नहीं किए। उसके अलावा एसडीएफ का एक और काम भी है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। इस वक्त सीरिया के अंदर 2 कैंप हैं, वो कैंप नहीं बल्कि जेल है, जहां पर वो मुजाहिदीन हैं जो बाहर से आए हुए थे, इजिप्ट से आए हुए हैं, जैसे कह लीजिए मगरब जिसको कहते हैं, यानी मोरक्को, तुनीजिया, जो वो वापस नहीं जा सकते, वो पकड़े गए जब जंग हुई, जब ये पुरानी जंग हुई तो वो पकड़े गए। अब वो गए जेल के अंदर। किस जेल में? जो जेल आज ये अमेरिकन जेल में, जिसको कंट्रोल एसडीएफ करती है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स कंट्रोल करती है, और इनकी फंडिंग 100% अमेरिका से आती है। तो आज भी उनके पास वो अमेरिकन फंडिंग, असला, सारी चीज़ें उनके पास पैसे आते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े कैंप कॉरिडोर हैं, वहाँ फैमिलियाँ हज़ारों फैमिलियाँ रहती हैं। उसमें अफ्रीकन भी, पूरी दुनिया के, पाकिस्तानी भी कई हैं उसमें, कई हज़ार पाकिस्तानी भी लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट वापस नहीं लेती तो वहाँ पे फंसे हुए हैं, ब्रिटिश सिटीजन वहाँ पे फंसे हुए हैं। सो वो उस जेल के अंदर है। दिस इज़ एसडीएफ का आज का किरदार है। लेकिन एसडीएफ जो है वो एक पैरेलल फोर्स चाह रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें पैरेलल फोर्स चाहिए। दे आर इक्विप्ड मिलिट्री, वेल ट्रेन मिलिट्री, वेरी गुड एट व्हाट दे डू, ओल्ड फाइटर्स, इक्विपमेंट, स्नाइपर, यू नेम इट, दे हैव इट। इनकी औरतें भी स्नाइपर, इनके पास लड़कियां जो खतरनाक तरीन स्नाइपर हैं, जिनके दाइश से बहुत पुराना लड़ाई है, कितने सालों की जंग इनकी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दाइश को पसपा किया, बाकायदा बहुत मार लगाई इन्होंने दाइश को, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, इक्विपमेंट बहुत स्ट्रांग था। सो अब अगर वर्सेस सीरियन अरब आर्मी वर्सेस एसडीएफ, नाउ बेसिकली बशार, सीरियन अरब आर्मी वर्सेस एसडीएफ, लेकिन एसडीएफ के नंबर्स कम है वर्सेस सीरियन अरब आर्मी का। लेकिन सीरियन अरब आर्मी में एक और बात है, ये खाली अकेले नहीं है, सिर्फ सूरी ही नहीं है इसके अंदर। इसमें वो मुजाहिदीन जो हयात तहरीर शाम या जबहतुन नुसरा, यानी जबह के साथ जो मुजाहिदीन अलकायदा के थे, जो कि वापस नहीं जा सके, वो आज भी यानी सीरियन अरब आर्मी में मौजूद है। हाहू ज़्यादा नहीं होती है, बट देर दे कैन नॉट गो बैक, दे बीन अ पार्ट ऑफ इट। एक और नाम मैं आपको सामने लेता हूँ, मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसको अरबी में कहते हैं अख़वानुल मुस्लिमीन, जो कि मसर की जमात है। ये वो फाइटर हैं जो बाद में अलकायदा में शामिल हुए, यानी ये फिर शाम में आए। अब इनके पास भी कोई घर नहीं है, इनके पास कोई जगह नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं जाने के लिए। दे आर द फैक्टर ऑफ सीरियन अरब आर्मी आज। अब इन लोगों की एक पुरानी लड़ाई है, ये बात जहन में रखी कि एसडीएफ किसकी बगल बच्चा फोर्स है? अमेरिका की। किसके खिलाफ लड़ी हुई है? दाइश के। ना सिर्फ दाइश के खिलाफ, बल्कि वो मुजाहिदीन के खिलाफ ही लड़ते हैं, यानी कोई भी जहादी तंजीमों के खिलाफ, यानी कोई भी अलकायदा है, कुछ भी, वो लड़ जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या बशार को या सारे मुजाहिदीन को अब एक तरफ, यानी सीरियन अरब आर्मी बेसिकली एक्स मुजाहिदीन फोर्स, हयात तहरीर शाम, जबहतुन नुसरा, अलकायदा, ये सब याद रखिए, ये सब एक ही है ना। अब उनको ये पता है कि हमारे अगर कल कोई मसला होता है तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स किसके साथ खड़ी है? अमेरिका या इजराइल के साथ। तो उनको एक पुरानी चलकिश तो है दोनों की आपस में, और यही वजह है कि देयर इज़ अ फ्रिक्शन अप देयर, वो बार बार हो रही है। अमेरिका के मफाद में और इजराइल के मफाद में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स कुर्दों को खड़ा करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीरियन अरब आर्मी इंडिविजुअली स्ट्रांग हो जाए। अगर वो हो जाएगी तो ये तो डिवाइड एंड रूल का मामला है ना सारा। अगर एक हाथ में चल गया एक पावर, तो हाउ डू यू कंट्रोल? इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स क्रिएट द बैलेंस इस खुत्ते के अंदर, जिसका नाम सीरिया है, ताकि अगर वो अंदर एंगेज रखेंगे तो कभी इजराइल की तरफ इनका रुख नहीं होगा मुजाहिदीन का। That is the story. कामरान भाई, हमने इससे पहले बात की हुई है गोलान हाइट्स की। गोलान हाइट्स पे आज के दिन पे क्या सूरत हाल है, और अहमद अल शर्रा को अब तक जब से ये मामला चल रहे हैं कितना नुकसान हुआ है? अली भाई, बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है वहाँ का। एक तो कभी भी क्लियर न्यूज़ वहाँ से इसलिए नहीं आती कि देयर इज़ नो ऐसे जर्नलिस्ट ग्राउंड पे मौजूद नहीं, इतनी डेंजरस जगह है वहाँ पे। अगर कोई रिपोर्टिंग भी करता है तो बहुत से बहुत दमिश्क से आता है, दमिश्क के अंदर से करता है, दारुल हुकूमत से। ये लोग बाहर तो नहीं जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जो अलवियों के इलाके थे वो अलवी के पास है, दुरूस के इलाके वो दुरूस के पास है, वो कंट्रोल करते हैं उसको 100%। ऐसा नहीं है कि सीरियन अरब आर्मी वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर सकती हो, क्योंकि वो रिटेलिएट करते हैं। और ये माहिदा भी है कि आप दुरूस के इलाके में नहीं घुसेंगे, क्रिश्चियन के इलाके में नहीं घुसेंगे, अलवाइज के इलाके। क्रिश्चियनों की भी अपनी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वहाँ पे, उसका जिक्र ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्रिश्चियन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो क्रिश्चियन है, ये अच्छी बात है कि वो क्रिश्चियन जो हैं वो
पीसफुली रहते हैं, वो मिलते नहीं है ना दुरूज के साथ ना अलवई के साथ। हालांकि दुरूज ने बहुत कोशिश की कि उनको अपने साथ मिलाएं, लेकिन उन्होंने दुरूज के साथ अलायंस करने से मना कर दिया, वो साजिशें नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी साजिश जो होती है वो दो तरफ से होती है वहां पर, एक होती है दुरूज की तरफ से और एक होती है अलवाई। अब अलवी क्या है, अलवाइट्स क्या है? ये अलवाइट्स वो हैं जो एक्स बशार आर्मी के बचे कुछ ही चीजें हैं, ठीक है, ये उसकी बाकियात हैं बशार आर्मी की। दे आर देयर। आर दे प्रोफेशनल मिलिट्री? यस दे आर। इक्विप्ड हैं? वेरी वेल। इनकी अपनी नेबरहुड्स हैं, इनकी अपनी नेबरहुड वॉच होती हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग एट व्हाट दे डू। अच्छा, दुरूज इजराइल के साथ इनका बहुत बड़ा अलायंस है, बहुत पुराना अलायंस है। गोलान हाइट्स में दुरूज हैं और दुरूज के साथ वो वहाँ पर अभी अच्छी बात है कि वहाँ से पेशकदमी नहीं हो रही है। दे नॉट वॉकिंग फ्रंट राइट नाउ, जैसे पहला हो रहा था। वहाँ पे उन्होंने हॉल्ट किया हुआ, अपनी लोकेशनों को होल्ड करके बैठे हुए। क्यों? देयर इज़ अ निगोशिएशन गोइंग ऑन बिटवीन कुर्द और दुरूज। अब कुर्द के मफाद में क्या है कि कुर्द ये चाहता है, अच्छा इसमें अगर आप तीनों को मिला लें, दुरूज, अलवी और कुर्द, तो कुर्द जो है वो नंबर्स में भी ज़्यादा है और पावर में भी ज़्यादा है। यानी इनके पास इक्विप भी ज़्यादा है और नंबर्स भी ज़्यादा है। लड़ने वाले भी कुर्द सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लड़ने वाले, इन तीनों में जो फाइटर्स हैं वो कुर्द सबसे ज़्यादा हैं। तो कुर्दों के पास क्योंकि नंबर्स उनको गेन करने हैं, तो वो जाते हैं अलवी के पास, वो जाते हैं दुरूज के पास कि भाई ज्वाइन अस, आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन। लेकिन एज वी स्पीक ये कोई मुआहिदा अभी तक हुआ नहीं है। इट्स इन, यानी ये तो चलता रहता है, ये सियासत है वहाँ की, या जियो पॉलिटिक्स को कहते हैं। अगर मिल गया इट्स गोना बी प्रॉब्लम फॉर बशर, यानी अहमद अशरा के लिए, यानी सीरियन अरब आर्मी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा अगर ये तीनों मिल गए। एंड वी टॉक अबाउट इट बिफोर। सो एज ऑफ नाउ नथिंग हैपन। आर दे टॉकिंग? यस दे आर। कैन दे मीट टुमारो? वी डोंट नो। क्या आपको अमेरिका और इसराइल के मफाद पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? अहमद अल शर्रा का तख्ता जो है वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं अली भाई, एज सच क्लियर नहीं, इट्स इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि फिर एक और फैक्टर, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, देखिए कितना मुश्किल पड़ रहा है। एक फैक्टर और सोचा, कितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे, लेकिन नाउ वी हैव तुर्की वहाँ पे बैठा हुआ है। तुर्क का बॉर्डर, अलेप्पो के साथ तुर्क का बॉर्डर है। ये जो हताए एक इलाका लगता है, जो मैंने भी क्रॉस किया, मैंने हताए से क्रॉस किया था, तो वो हम तुर्की से जाके हताए से क्रॉस करते हैं, अलेप्पो जाता है वो सीधा रास्ता। अब यानी तुर्की गवर्नमेंट के हक़ में ये नहीं है कि एक तो अगर ये हुकूमत आ गई, कुर्द हुकूमत या कुर्द हुकूमत वर्स इन ड्यूरेशन विद दुरूज या अलवी के साथ मिलके, तो फिर मसला है तुर्की के लिए, फिर वहाँ पे साजिश शुरू हो जाएंगी, अंदर झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो वो सपोर्ट कर रहा है सीरियन अरब आर्मी को, यानी इस वक्त अहमद शरा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट तुर्की है। एज लॉन्ग दे हैव जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आती है, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो ज़्यादा तुर्की से आती है। इनके पास अपना कोई इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिकेशन ब्रीच होती है, सारी कुछ होती है, ये तुर्क हेल्प कर रहा है वहाँ पे। यानी जो तुर्क जनदरमा है या और उनके फोर्सेस इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो इन्वॉल्व है इसमें। तो जब तक ये सपोर्ट चल रही है, इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर कुर्द, इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर दुरूज, इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर अलवी। लेकिन अगर ये सपोर्ट हट जाती है तो दिन फिर आप पावर शिफ्ट होते हुए देखेंगे। ईरान पर हम वापस आते हैं। ईरान में इस जंग पर कोई मुज़ाहिरे चल रहे हैं या मामलात जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, मामलात जो हैं वो हल हो रहे हैं? मामलात हल नहीं हुए। मामलात हल इसलिए नहीं हुए कि मामलात हल हो नहीं सकते थे, मामलात कोई हल होने वाले थे ही नहीं। हल कैसे हो जाते? यानी क्या ओवरनाइट इकॉनमी बेटर हो जाएगी? नॉट गोना हैपन। पाकिस्तान की इकॉनमी कब से ख़राब है? कभी बेटर, हम तो खैर रोना नहीं रोते वहाँ का, हम और फिक्रें पड़ी हुई हैं। लेकिन इकॉनमी जो देखिए अली भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। यूरोप भी है, अमेरिका में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, अभी क्यों भाग रहा है तेल लेने के लिए? देयर इज़ प्रॉब्लम्स ऑल ओवर, इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरी दुनिया में। अच्छा, ये डोमिनो इफेक्ट होता है, बड़ा जब जिन गिरता है तो छोटे ऑटोमेटिक गिरते हैं। सारा मसला यूक्रेन से शुरू हुआ। ब्रेड बास्केट कहते हैं उसको, यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वीट जो गंदुम, जहाँ सस्ती गंदुम, वो यूक्रेन से अफ्रीका में भी जाती है और कई मुल्कों में भी जाती है, इसके बड़े बाहर से। तो जब वहाँ से सप्लाई रुकी है तो उसके बाद एक इन्फ्लेशन का दौर शुरू हुआ। फिर और मामलात हैं दुनिया के, ग्लोबल वार्मिंग, फलाना ढिमकाना, नागानी आफात, XYZ, मैनी थिंग्स हैपन। इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं, इट टेक्स प्रॉब्ली 3 दिन समझाने के लिए। तो लिहाजा इकॉनमी तो बेहतर होने वाली नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इकॉनमी सस्टेन भी नहीं कर सकते। इट्स गोना गेट वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट्स गोना गेट वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट। इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस। सो जो उनके मुतालबात हैं वो तो पूरे हो नहीं सकते। जब अभी ठंडे होकर ज़रूर बैठ गए, देयर इज़ अ क्वाइट लेकिन कैन इट स्टार्ट अगेन? यस, व्हेन इट विल स्टार्ट अगेन? जब इसराइल दोबारा चाबी देगा, इट्स गोना स्टार्ट अगेन। अभी मामला दब गया, निगोशिएट होना शुरू हो गया,
फांसी नहीं लगी जिन लोगों को लगनी थी, और उन्होंने, और ये हिकमत अमली ईरानी हुकूमत को गिव क्रेडिट टू देम कि इन्होंने जिस तरह से उसको डील करना चाहिए था उस तरह से डील किया। यानी जहां उनको पावर इस्तेमाल करनी थी उन्होंने शो ऑफ फोर्स किया। कहीं एक जगह उन्होंने सिर्फ टॉक नहीं किया, बल्कि दे डिड शो फोर्स भी दिखाई, उन्होंने पावर भी दिखा दी, फोर्स भी दिखाई, ऑफ कोर्स मुंतशिर भी किया, फायरिंग भी हुई, हमले भी हुए, अरेस्ट भी हुए। सो दे डिड हैंडल इट वेरी वेरी नाइसली, दे डिड अ वेरी ग्रेट जॉब ऑन इट। लेकिन इज इट डन? टेम्परेरीली। इट्स गोना स्टार्ट अगेन, इट्स गोना स्टार्ट जब इसराइल दोबारा चाबी देगा, इट्स गोना रीस्टार्ट द होल थिंग। आज के दिन पे जो ईरान की यंग जनरेशन है वो तो इस टाइम पे रजीम चेंज चाहती है, जो इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। आपको लगता है कि फिर से 47 साल बाद ईरान में इनकलाब एक बार फिर से आएगा? देखिए, आपने वो तो सुन लिया होगा, शाह का बेटा वो क्या कर रहा है। उसने कहा कि मैं इब्राहिम अकॉर्ड को भी मान लूँगा, उसने कहा मैं मान लूँगा, मैं इज़राइल को भी तस्लीम कर लूँगा, मैं हिजाब पे जो है वो यानी पाबंदी लगा दूँगा। बिल्कुल नहीं होगा, हिजाब होने नहीं चाहिए, मैं हिजाब पे पाबंदी लगा दूँगा। वो ये भी कह रहा है, वो सब कुछ कर लेगा, उसको कुछ भी दे दें वो कुछ भी कर लेगा। सो बस मुझे किसी तरह से कुछ मिल जाए, खुदा के वास्ते दे दो, अल्लाह के वास्ते, मैं जो बोलोगे करूँगा, उल्टा होकर नाचना शुरू कर दूँगा। सो दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन ओवर देयर। कैन इट बी डन? अब इसके लिए अमेरिका को ये देखना पड़ता है कि इफ़ वी, अगर रजीम चेंज होती है तो सिर्फ रजीम चेंज क्या होता है अली भाई? बहुत आसान लफ्ज़ है अगर हम कहें रजीम चेंज। नहीं, रजीम चेंज का मतलब देयर इज़ गोना बी समबडी एल्स। आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है ईरान में? देयर इज़ नन। अगर आप इसको लेके आते हैं इस शाह के बेटे को, तो एक कीप इन माइंड एक रिलीजियस लॉबी है ईरान में, इसको हम मुल्ला लॉबी कहते हैं। क्या मैं तो इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि लफ्ज़ ड्रैगेटोरी टर्म में इस्तेमाल होता है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। आई डोंट लाइक दिस वर्ड मुल्ला लॉबी, लेकिन जस्ट टू हेल्प अंडरस्टैंड कि अगर ईरान में मुल्ला लॉबी, अगर आप शाह के बेटे को ले आते हैं, ये पुराने वाले हालात शुरू हो जाते हैं कि वो फिर वही छोटे स्कर्ट और छोटी चड्डियों पहन के सफ़ेद घोड़े चड्डियों में घूमेंगे वहाँ पे, तो मसला क्या होगा? फिर अपराइजिंग होगी मुल्ला लॉबी की तरफ से, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ईरान के अलावा आप ये मत भूल जाइए कि इट्स नॉट ओनली ईरान, देन देयर इज़ यमन, देन देयर इज़ लेबनान, देन देयर इज़ हिज़्बुल्लाह। तो क्या वो इंटरफेयर नहीं करेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई? ऑफ कोर्स करेंगे, ऑफ कोर्स दे गोना हेल्प, और क्योंकि दे बीन हेल्प बिफोर। तो चेन रिएक्शन। ऑल्सो इराक को मत भूलिए। क्या आप ये समझ रहे हैं कि इराक में 50%, ये आज तक डिबेट रहती है कितने परसेंट है, ये किसी को पता नहीं है, नोबडी नो। लेकिन इराक में भी शियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनके मकामात मुक़द्दसा जो हैं वो भी इराक के अंदर हैं। सो वहाँ भी एक बड़ी प्रेजेंस है। उसके अलावा बहरीन, डोंट फॉरगेट, बहरीन इज़ ऑल्सो शिया, 80% बहरीन इज शिया। सो जॉर्डन में बहुत बड़ी तादाद है शियों की, अहले तशियों की बहुत बड़ी तादाद है। सो ये समझ लीजिए कि अगर आप एक डमी ला के बिठा दिया, आपने पपेट आज ला के बिठा दिया, रिप्लेस कर दी पावर्स, आपने फॉर्मेशन चेंज कर दी, यंगस्टर लड़कियों के आपने जो उनको वहाँ क्लब खुलवाना है आपको, या उनको पेरिस बनाना है, या इट्स पॉसिबल, यू कैन डू दैट ऑफ सडन चेंज। लेकिन क्या आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं उसको? जो चेंज करने वाला है, रजीम चेंज करने वालों को, उनको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना पड़ता है। दे नॉट लुकिंग फॉर, यानी आप ये इट्स अ बैड मैरिज ना, अगर आप उसको किसी को ले आए और उसके बाद आपको उसको सपोर्ट करना है 10,000 साल तक, तो वो फिर पावर तो वही रहेगी ना, बीच में लड़ाई। देखिए ये तजुर्बे इराक में हो गए ना, लिबिया में हो गए, क्या हुआ वहाँ पे? आज वही हालात है वहाँ पे कि कोई आधा किसी के पास है, आधा किसी के पास, आधा किसी के पास है। अब जो लोग इन मामलात को देख रहे हैं या समझते हैं, तो सो जो अमेरिकन प्लान या इसराइली प्लान ये था कि ईरान को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे उसको। दैट्स हाउ यू ब्रेक इट डाउन। और जाहिर बात है, लेकिन क्या ईरानी अवाम इस बात को मान लेगी? नहीं। क्या शाह के आ जाने से या रजीम चेंज होने, शाह के बेटे आने के बाद क्या इकॉनमी बेटर हो जाएगी? नो, इट्स नॉट गोना गेट बेटर, सेम प्रॉब्लम गोना स्टार्ट अगेन। सो किसी के हक में, अनलेस अंटिल यू हैव अ बेटर सब्स्टिट्यूट व्हिच नोबडी हैव राइट नाउ, कोई सोल्यूशन है नहीं इसका। द ओनली सोल्यूशन इज दिस व्हाट यू हैव राइट नाउ। कामरान भाई, रजा पहलवी पर हमने बात की कि ईरानी अवाम के हक में वो नहीं होगा क्योंकि उसके आने से कोई फर्क नहीं आएगा, मामला जो हैं ज्यादा बिगड़ जाएंगे, वो जो मुल्ला लोग है उसकी वजह से। लेकिन जी आज के दिन पे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई जो हैं, उनके होने से मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए, अवाम ने तो अगर कबूल ना किया होता तो अली भाई पाकिस्तान में भी बड़े बड़े तागूत आए, बड़े बड़े भूतावर गिर गए, लंबा नहीं चलता ना ये काम। आपको मैं नाम घिमाना तो नहीं शुरू करूँगा अभी, लेकिन ये कि ऐसा होता है और कहीं भी आते हैं। लेकिन एक तो होता है ताकत के बल की हुकूमत,
लेकिन ये जो ईरानी हुकूमत है, ये लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये ताकत के बल पे नहीं है। ईरान की एक बहुत बड़ी आवाम उसको एक्सेप्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डंडे का निज़ाम है वहाँ पे और वो 2% लोग उनको मानते हैं और बाकी 98% नहीं मानते। दिस ऑलवेज स्ट्रगल, बैलेंस स्ट्रगल रहता है वहाँ पे। अब यहाँ जहाँ तक बात है टीनेजर्स की या ये यंगस्टर्स की, वो आपको पता है वो थोड़ा सा मादर पितर आज़ाद होते हैं वहाँ पे। ईरानी लड़कियाँ और ये लड़के बच्चे दे वांट लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम। वहाँ पे है थोड़ा सा एक इस्लामी चीज़, और अच्छी बातें होनी भी चाहिए। तो जहाँ पर अब मामलात अगर खुल भी जाते हैं वहाँ पर, तो वो ईरानी अवाम, अगर आप कहें कि अवाम का मतलब होता है जमहूर, जमहूर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी अली भाई। जमहूर ने सुप्रीम लीडर को एक्सेप्ट किया हुआ है एंड ही इज़ द एक्सेप्टेंस। और अगर रिप्लेस होता भी है, अगर इनका इंतकाल भी होता है, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अगर तबई मौत भी अगर इनकी हो जाती है, तो उसके बाद भी इन्हीं की लॉबी से कोई आदमी आएगा। इट्स नॉट गोना बी कोई शाह का बेटा या कोई और कहीं और से फ्रांस से या अमेरिका से कोई आदमी आके नहीं पावर ले लेगा। इट्स गोना बी समबडी फ्रॉम द इस्लामिक रजीम एज वेल। सो इनका रिप्लेसमेंट भी इस्लामिक रजीम से होगा, जो उन लोगों के पास ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद है उसका। कामरान भी, हमने अमेरिका और इसराइल की बात तो की कि रजा पहलवी जो है उनके सामने एक ऑप्शन है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरब हो गया, ओमान, कतर, मिस्र और आसपास के इराक वगैरह, उनके हक में क्या बेहतर है, सुप्रीम लीडर का होना या रजा पहलवी का आना? उनके हक में ईरान का ना होना बेहतर है। नहीं, उनके हक में तो ज़ाहिरी बात है ये बेहतर है कि ये लॉबी वहाँ से चली जाए। जो मिडल ईस्ट के जो मफाद में वो ईरान का मॉडर्नाइज होना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये एक्सट्रीम लॉबी, अब हम वर्ड क्यों लफ्ज़ करते हैं जब एक्सट्रीम लॉबी, एक्सट्रीम मतलब इन एनी वर्ड्स जिसको हम कहते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, जिनको आप उर्फ़ आम में ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजन एक्सट्रीमिस्ट। ये होता क्या है? दिस इज यानी ये कि वो अहले तशी हैं, दे आर रिलीजियस। और एक और मैं वाज़ेह कर दूँ एक बार, अली भाई, ये एक वेस्ट का लाया हुआ एक लफ्ज़ है जो कि हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरी तहकीक के मुताबिक ये लफ्ज़ गलत है। मुसलमान होता ही एक्सट्रीमिस्ट है। अगर मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं है तो मुसलमान नहीं है। मतलब ये कि अगर और क्या होता है कि मैं एक आदमी सुअर खाकर शराब पीता है तो मुसलमान तो नहीं है ना वो, यानी फिर उसको मुसलमान तो नहीं कह सकते, वो सारे गलत काम करता है, फिर किधर का मुसलमान है वो। सो जो आदमी मुसलमान कहते हैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, या ये सारे वर्ड जो हैं ये हमको अमेरिका से मिले हैं। फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम। भाई अगर एक आदमी नमाज़ पढ़ता है तो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, इतनी बड़ी दाढ़ी है तो एक्सट्रीमिस्ट। तो अगर वो नहीं है तो फिर वो मुसलमान क्यों? फिर व्हाट इज़ ही, उसकी कोई शनाख्त तो नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते। तो ये बहुत लफ्ज़ गलत इस्तेमाल होता है। इसको इस तरह इस्तेमाल होना, मुसलमानों को कम से कम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो जो ईरान की जहाँ तक हुकूमत की बात है कि दे आर एक्सट्रीम मुस्लिम, बट दे आर नॉट एक्सट्रीम मुस्लिम, दे आर जस्ट मुस्लिम। दैट्स हाउ मुस्लिम इज़। अब नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सेक्ट ऑल डे लॉन्ग। हम उसको रोज़ बहस कर सकते हैं इस मामले के ऊपर कि क्या ये अहले तशी का मामला जो अहले सुन्ना के साथ जो एक हमारी अंदर की एक लड़ाई है या आपस की एक लड़ाई है, तो क्या इससे अरब ममालिक को फ़र्क पड़ता है? द आंसर इज़ यस, पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मामलात, एक दुश्मनी, एक अरब और यानी फ़ारस और अरब की दुश्मनी, या इसको क्या लीजिए कि अरब और अजम की दुश्मनी, या यानी अहले तशी और अहले सुन्ना का जो तज़ाद है यहाँ पे, एक फाइन लाइन है, एंड दैट्स नेवर गोना बी रेस्ड। ये 1400 साल के मसले हैं पुराने, ये 2 दिन में हल हो जाने वाले हैं नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हल होंगे, रोज़ हशर तक ये हल होने वाले नहीं है। उसकी वजह वो फ़र्क है जो अहले तशी और अहले सुन्ना का फ़र्क है। अगर मैं वो फ़र्क आपको यहाँ बताऊँगा तो बहुत, मैं किसी भी तरह अच्छा करके बता दूँ, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर पीछे जो गालियाँ जो आने वाली हैं ना, है वो हकीकत, बात सच्ची है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। फिर क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप, मैं एक चलें मोटी सी मिसाल देता हूँ यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए। कहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान का जब मामला हुआ इंडिया के साथ कि तफरीक का, कि पाकिस्तान को अलग होना चाहिए, तो सबसे बड़ा फ़र्क क्या था वहाँ पे? क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ने कहा कि तुम गाय को पूछते हो और हम गाय खाते हैं, वी कैन नॉट सिट टुगेदर। तुम पूछते हो, हम खाते हैं। जिन शख्सियात को अहले सुन्ना वल जमात के यहाँ बहुत मोतबर हैं, वो शख्सियात अहले तशीयों क्या, वो उनको मानते ही नहीं हैं, बल्कि उनको वो डिसरिगार्ड करते हैं, जिसके लिए लफ्ज़ बरात आता है, जिसका फिर एक और लफ्ज़ आता है तबर्रा के नाम से। तो जब तक ये फ़र्क वहाँ मौजूद है, और अरब इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस है, पाकिस्तान के लोगों को इतनी समझ नहीं है, उनको इन डिफरेंसेस का पता नहीं है।
लेकिन अरब जो पैदाइशी अरब जो लोग होते हैं उनको ये मामलात का पता है कि व्हाट्स द फ्रिक्शन लाइन यानी डिवीजन लाइन क्या है। पाकिस्तान में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 80% लोगों को डिवीजन लाइन नहीं पता। वी डोंट केयर। अरब में पता है। अरब अपने मामलात अहले तशीम के साथ नहीं रखते। देश से ऐसा नहीं कि यहाँ मौजूद नहीं है, हर जगह है, लेकिन वो दे कीप द डिस्टेंस फ्रॉम देम, और उसकी वजूहात बहुत वाज़ेह हैं। तो क्या अरब ममालिक के हक़ में ईरान की शिद्दत पसंद हुकूमत है या रज़ा शाह पहलवी है? ऑफ कोर्स रज़ा शाह पहलवी है। दे डोंट वांट एक्सट्रीम अहले तशी इन ईरान इन देयर पड़ोस। कामरान भी अभी जो ईरान में मुजाहिरे हुए, तो ईरान की अवाम के अगेंस्ट जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, वो हमास हो गए, हुसी हो गए, या फिर जो हिजबुल्ला हो गए, क्या वो निकले थे? क्या ईरान को आज के दिन पे उसकी प्रॉक्सीज की सपोर्ट है अपनी ही अवाम के अगेंस्ट? नहीं अली भाई, उन्होंने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। हमास का तो मामला बहुत बहुत वीक है आजकल, यानी सबसे ज़्यादा अगर आप कहें कि सारी प्रॉक्सी में सबसे वीक तो वो हमास है। और हमास वैसे भी ईरानी मामलात में ज़्यादा अंदर इंटरनली इंटरफेयर नहीं करता, ना ही दे नेवर इवन आस्क फॉर इट। तो ऐसा भी नहीं कि वहाँ से कोई सदा लगी हो। सो इट नेवर कम इन अ प्ले, और आई डोंट थिंक इट कुड बी डन एनी वे, क्योंकि हर कोई अपनी जगह इंगेज है। यमन के अपने मामलात आप देख लीजिए, वहाँ ख़राब चल रहे हैं, हर वहाँ बिजी। यमन में अंदर जो हुतियों के साथ मामलात चल रहे हैं वो अपनी जगह बिजी हैं, वहाँ जो मामला सऊदी के साथ चल रहे हैं। लिबनान के अंदर ये वेस्ट बैंक वाले मामले में इसराइली वहाँ रोज़ घुस रहे हैं, हमले कर रहे हैं, दे आर बिजी इंगेज ओवर देयर। और हमास के जो मामला उनके उनके मफाद में आज खामोश होना ज़्यादा बेहतर है। उनकी बहुत ज़्यादा आला क़यादत जो वो तुर्की की तरफ चली गई है, वो ज़्यादा वहाँ पर है नहीं। जो मेजॉरिटी जो उनके जो प्लेयर्स थे, की प्लेयर्स, वो तुर्की में। आई टोल्ड यू दैट बिफोर, दैट्स गोना हैपन, डिड हैपन। उनको एग्जिट राउट चाहिए था, उनको एग्जिट राउट मिला हुआ है, सो दे आर देयर। सो नहीं, द आंसर इज़ नो, एंड नॉट इसलिए नो कि दे डिडंट वांट इट, यानी कोई ज़रूरत भी नहीं है उसकी। ईरान अपने मामलात को अंदरूनी टैकल करना जानता है। इसका एक नुकसान है, अगर आप बैरूनी ताकत किसी से मदद ले लेते हैं और वहाँ पे लीक होती है इन्फॉर्मेशन, जो कि हो जाती है आज के दौर में, तो फिर एक मामला तो हो जाता है कि अब जो है वो बाहर से दहशतगर्द आ रहे हैं या बाहर से मामला आ रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, आपने नाम सुना होगा रोहिंगा मुसलमानों का, बर्मा के अंदर। मैं मिसाल दे के इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि लोगों की बात समझ में आ जाए। मैं एक मीटिंग में था अबू जाफ़र के साथ, रोहिंगा, हमारी थाईलैंड में एक मीटिंग थी रोहिंगा के साथ। तो रोहिंगाज ने कहा कि भाई अबू जाफ़र ने कहा कि हम अपने लोग भेज देते हैं आपसे, यानी यहाँ आर्मी से लड़ लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एंड वील टैकल देम। तो रोहिंगा का जो लीडर थे उन्होंने कहा कि देखो तुम भेज तो दोगे और हम लड़ भी लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आफ्टर क्या होगा, बाद में क्या होगा? अगर बात कोई अरेस्ट हुआ या कोई लीक हुआ या कोई मर गया तुम्हारे लोगों में से, तो बाहर से आएगा कि अरब फाइटर यहाँ पे आए हुए थे, फिर अलकायदा का नाम आएगा यहाँ पर और हमारे ऊपर बमबारी शुरू हो जाएगी। फिर तो सारी दुनिया, अभी जो हमारे हक़ में लोग बात कर रहे हैं वो फिर हमारे खिलाफ बात करना शुरू कर देंगे। तो हमारे हक़ में इस वक्त नहीं है कि बाहर से कोई आए। तो यही सेम चीज़ अप्लाइज टू ईरान। अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, लेकिन नॉट दे रियली नीड इट। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये भी, इस फैक्टर को भी जहन में रखना पड़ता है कि अगर बाहर से कोई चीज़ फैक्टर आता है और बात लीक होती है, जो कि हो जाती है लीक, तो फिर वो ईरान की अपनी हुकूमत के मफाद में इस वक्त नहीं है कि उसके अलावा हमदर्दियाँ नहीं होंगी, बल्कि वहाँ फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे दूसरे किस्म के, जो अभी उनके हक़ में नहीं है। कामरान भी हम बात करते हैं, जिस तरह से हमने देखा था आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहिदा हुआ था। अब उसके अंदर तुर्की जो है वो भी आ रहा है। अब ये अमेरिका के, इसराइल के अगेंस्ट है, गजा के हक में है, या कोई और इसका मकसद है? इसका फायदा क्या है? अली भाई देखिए, जो जो ये दिफाई मुआहिदा है पाकिस्तान का, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये कोई नया दिफाई मुआहिदा नहीं है। लोग इसको समझ रहे हैं कि कोई नई चीज़ है। ये मुआहिदा अपनी जगह मौजूद था, जस्ट डॉक्यूमेंटेड नहीं था। पाकिस्तानी फ़ोर्स वहाँ बहुत अरसे से है, बहुत अरसे ट्रेनिंग भी करती है, और ऑफ कोर्स हमारे एलाए हैं, वो हमें सब्सिडाइज, और दूसरी बात ये कि हमें इसके बदले में सब्सिडाइज ऑयल भी और कई मराहत हमें मिलती हैं। तो ये तो एक चीज़ इन प्लेस है वहाँ पर बहुत अरसे से। अब मामला ये है कि उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया और उसको अनाउंस किया गया। अनाउंस डॉक्यूमेंटेड इसलिए किया गया कि लोगों को पता चल जाए कि भाई अब ईरान, सऊदी अरब के पास जो है वो न्यूक्लियर हथियार, हमारा कोई ऐसा हमारे अंदर हीरे नहीं जड़े हुए, हमारे पास वो एक जो न्यूक्लियर चीज़ है मौजूद, उसको थोड़ा सा कि नाउ वी हैव इट। और अब उसमें जब तुर्की शामिल हुआ और ये सारी चीज़ें, और ये मेरा ख्याल बेहतर है, क्योंकि हमेशा से अरब और अजम का मामला जो है ये थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट होता है, हर जगह पे ये फ़र्क मौजूद है। मैं चूँकि रहता भी हूँ, पहले भी काम किया हुआ है, तो एक हमेशा एक देयर इज़ अ फाइन लाइन। अरब और अजम के मामला जो है कभी इतने अप एंड अप नहीं होते। तो अगर ये होता है, दूरियां मिट जाती हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर इस्लाम, इट्स बेटर फॉर द उम्मा।
बेहतर होता है। शायद हो सकता है कुछ पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी के हालात होंगे नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ इन्हें बेहतर हालात हो जाए, होंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही। लेकिन जहाँ तक तुर्कों का मामला है कि वो तुर्क असल में जो ये तैयब उर्दगान है, ये बड़ा एक अच्छे मुसलमान हैं। इनकी क़िरात कभी सुनिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन्होंने नहीं सुनी, इनकी ज़रा क़िरात सुनेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत माशाल्लाह बहुत दीनदार आदमी है। और ये तुर्क नेशनलिज्म से बालाए ताक अपने आप को रख के बात करते हैं। इनका जो जो बात करने का तरीक़ा है, ये कुछ चीज़ है। तो ये इस्लाम पसंद आदमी है, इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं। और ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है तुर्क की तारीख़ में, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी, ये भी आपको पता है, ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाला मामला, यानी खिलाफत का जो मामलात हैं, मैं मोहतात होकर बात करता हूँ इस मामले में। तो एक ये भी फड्डा है यहाँ पे कि उनकी जो खिलाफत में जाने में जो मामलात अरबों के साथ थे, वो उसमें कहीं बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर वो दूरियां और वो मसले अब कहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं तो आई थिंक इज़ पॉजिटिव, क्योंकि आज के दौर में मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत है और ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अब अरब के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रिप्लेसमेंट अमेरिका वर्सेस तुर्क मिलिट्री इज़ वेरी विशियस आर्मी, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें। दे आर वेरी गुड, नंबर्स भी ज़्यादा हैं, दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू, इक्विप्ड भी हैं। उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, तुर्किश ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करता है, तुर्किश आर्म, आपने पाकिस्तान भी सुना होगा कि तुर्किश के अलावा भी हैवी वेपन बनाता है, एक्सपोर्ट भी करता है उसको। तो दे आर वेरी वेरी गुड एट इट। सो ये माहिदा जो है, इसकी 3 सूरतें निकल में आती हैं, तीन शक्लें हैं। सऊदी माहिदा, अब एक तो होगी न्यूक्लियर पावर जो कि पाकिस्तान की तरफ से है, दूसरा फिर अगर आपको ग्राउंड फोर्स चाहिए तो अब नाउ यू हैव, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी फोर्स बल्कि नाउ यू हैव तुर्क फोर्स, नाउ यू हैव ऑल काइंड ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, नाउ यू हैव ऑल काइंड ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी जो कि तुर्क की अपनी टेक्नोलॉजी है। सो ये कह लीजिए कि अमेरिकन तसल्लुत ख़त्म होने में एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा खुशाइन कदम है ये। और जिस तरह से अफगानिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से शरारतें होती हैं, हमले होते हैं, तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ भी होता है, सऊदी अरब तो पाकिस्तान के साथ था और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान पर अल्लाह ना करे कोई हमला करता है तो वो क्या तुर्की पर भी हमला तस्वर किया जाएगा? इंडिया तो शरारत करता रहेगा। और आप देखेंगे कि अभी अभी कमिंग डेज में बहुत ज़्यादा ये आप चैटर सुनेंगे इंडियन चैनल्स के ऊपर, और ये सारा फिर शुरू हो जाएगा। जब अमेरिका ने इस बात को अच्छा महसूस नहीं किया था, जब सऊदी पाकिस्तान का ये जो मुआहिदा जब तहरीरी हो गया था, तो उस वक्त अमेरिकन ने उसको बहुत अच्छा नहीं लिया था, ना ही इजराइल ने उसको बहुत लाइटली लिया था। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा शोर जो मचाया था वो इंडिया ने मचाया था। आपने देखा था उस ज़माने में भी कितना ज़्यादा चैटर शुरू हो गया था। अब जब तुर्की इसमें शामिल हो रहा है तो फिर ये दोबारा जो है एक वबा और एक ये एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। यू गोना सी इट अगेन इन द चैटर। अब शरारत की जहाँ तक बात है तो देखिए, वाटर टेस्ट करना, इसको कहते हैं वाटर टेस्ट। क्या इंडिया बाज आ जाएगा? सवाल नहीं। क्यों नहीं बाज आएगा? वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मलऊन और एक ही बहुत ही बड़ा दज्जाल जो कि नरेंद्र मोदी की शक्ल में बैठा हुआ, इतना कम अकल और इतना पाजी आदमी है वो। द गाय इज बेसिकली चाय वाला। सो वो चाय वाला जब तक वहाँ पर बैठा हुआ है अली भाई, ही नॉट गोना स्टॉप, ही गोना ट्राई, इज गोना सक्सीड नो। लेकिन एक दो दफ़ा जब टेस्ट होंगे इसके और सऊदी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा तो शायद पुट अ हॉल्ट ऑन इट। लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे ख़त्म हो जाएगा मामला। इट्स नॉट गोना। इज सऊदी गोना इंटरवीन? ऑफ कोर्स सऊदी गोना इंटरवीन। तुर्क गोना इंटरवीन? तैयब उर्दगान की एक बात और तुर्कों की एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वहाँ रहा हूँ। ये कह लीजिए कि तुर्क जो है ना वो बहाना ढूंढते हैं लड़ने का। यू गिव ये दे नीड अ रीज़न टू फाइट एंड दे विल। और पाकिस्तान से अगर कोई वाकई, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग कहते हैं चीन पाकिस्तान दोस्ती, चीन पाकिस्तान दोस्ती नहीं है। चीन पाकिस्तान एक बिजनेस डीलिंग है। असल जो दोस्त है पाकिस्तान का, जो रियल फ्रेंड है, वो तुर्क है। और जो मोहब्बत असल में जो पाकिस्तानियों से जो लोग, अगर आप नॉर्मल आप वहाँ देखी जाती है ना मोहब्बत, आप चीन में पाकिस्तान निकलेगा मारते हैं पकड़ के, गालियाँ देते हैं उसको, कोई नहीं है। लेकिन आप तुर्क में पाकिस्तान में जब निकल रहा होता है, पूछा आप कहाँ से आए, आप बताएं पाकिस्तान से, अब गले भी मिलेगा, चाय भी पिलाएगा आपको। वो एक ही जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानियों की इज्जत है, बाकी कहीं कोई इज्जत नहीं है, हर कोई गालियाँ देता है। लेकिन एक दुनिया का वाहिद मुल्क है तुर्क जहाँ पाकिस्तानियों की इज्जत है, जहाँ पाकिस्तानियों से प्यार से डील करते हैं, दे लव पाकिस्तानी। और पता नहीं पाकिस्तानी आवाम के क्या सेंटिमेंट है, वहाँ तो तुर्की आते नहीं है ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तानी तुर्की में बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसी जगह जो वाकई असल में हकीकी दोस्ती है। तो अगर कोई ऐसा मामला होता है तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह तुर्की जो है वो ज़रूर इंटरवीन करेगा। और इंडिया के लिए
इट्स अलार्मिंग पॉइंट, क्योंकि जो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी तुर्की के पास है ना अली भाई इस वक्त एज वी स्पीक, वो किसी और के पास नहीं है इक्वलेंट। कामरान भाई, अब ये जो इस्लामिक इतिहाद हो रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तो हैं, मिस्र भी शामिल होने की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में आप किस किस मुल्क को इसके अंदर शामिल होता हुआ देखेंगे, और क्या ईरान के लिए कोई जगह है इसमें? नहीं अली भाई, कभी ईरान इसमें शामिल नहीं होगा। आई गारंटी यू दैट, कभी भी नहीं होगा इसमें शामिल। क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? जी, हालात बेहतर हो जाएंगे। अब आपस की लड़ाइयाँ थोड़ी सी मध्यम पड़ती सुन दिखाई देंगी, ज़ाहिरी तौर पे कह लीजिए उसको। इंटरनल फ्रिक्शन तो वो रहती है, वो मज़हब की बुनियाद पे। अली भाई असल में जो मज़हब की लड़ाई है ना वो जाती नहीं है, यानी ये फ़िरक़े की लड़ाई है ना, ये दिलों में होती है, यानी ये दिली नफरत। मैं खुल के बात करता हूँ जो बात है, यानी शिया सुन्नी जो नफरत है ना, ये दिली नफरत है। पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा, अरब और ईरानी शायद वो पाकिस्तानी सुन्नियों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी वो अरब से करते हैं, और अरब इतनी नफरत शियों से, यानी जो ईरानी शिया से करते हैं, वो तो ईरान का हर शिया से करते हैं, लेकिन वो एक मौजूद है दिलों में, वो नहीं जाएगी कभी भी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा मैंने कहा, वो गाय वाली मिसाल याद है ना आपको, तो जब तक ये ज़ाहिर बात है ईरान अपना आइडियोलॉजी चेंज, मज़हब चेंज नहीं करेगा, और जब आप ज़ाहिर बात है अरब भी अपना आइडिया चेंज नहीं करेंगे, सो दैट्स नॉट गोना हैपन। सो इसमें ईरान की जगह हो सकता है लड़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा ना रहे, दिलों की रंजिशें अपनी जगह से नहीं जाती जो ये मामलात के अंदर है। दे आर वेरी वेरी बहुत गहरी है, ये पत्थरों में लकीरों की तरह, दरारों की तरह है ये। सो ये नहीं जाएगी कभी भी। जहाँ तक बात है मसर की, तो ये मामला अभी नहीं, बल्कि जब ये अलायंस की बात हुई थी, आई थिंक वी डिड अ प्रोग्राम, तो आई टोल्ड यू कि उस वक्त जो है वो बातचीत चल रही थी, उस वक्त मैंने अलायंस की बात की थी, लोग हंस रहे थे लिटरली, ओ ये पागलों वाली बात कर, डू यू सी व्हाट इज गोना हैपन, इज गोना हैपन। ये इन इफेक्ट था। मिस्र की सबसे अच्छी बात यह है कि मिस्र के पास आर्मी मिलिट्री नंबर्स, यानी फौजी नंबर्स बहुत ज़्यादा है, दे हैव ग्राउंड नंबर्स बहुत ज़्यादा। ऑल्सो मिस्र की एयरफोर्स इज़ वन ऑफ वेरी गुड एयरफोर्सेज, यू नो इक्वलेंट टू पाकिस्तान कह लीजिए, तो वो बहुत अच्छी फोर्स है। सो मिस्र इतना ज़्यादा आर्म्स नहीं बनाता, लेकिन वही नंबर फोर्सेस, एयरफोर्स, एटॉमिक पावर, and then you have technology and Turkish military. So can you imagine a combination? कितना ख़तरनाक combination ये। तो they're gonna go towards it, it's gonna happen। लेकिन इसके बाद अली भाई अगर मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की ज़रूरत रह जाती है, it'll fill it। क्योंकि जब हम अरब फोर्सेस की बात करते हैं तो कीप इन माइंड कि अरब फोर्स ऑलरेडी एक जीसीसी अलायंस तो ऑलरेडी है, जो लोग जो समझते हैं जीसीसी ममालिक को, जिसमें कुवैत है और दूसरे ममालिक है यूएई, ये तो अपनी जगह मौजूद है इनकी। फिर ओमान के साथ एक छोटा मुआहिदा इनका रहता है, ओमान, मस्कत, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। जॉर्डन ऑल्सो इज़ एलाई। सो ये छोटे छोटे जो मुल्क हैं ये एलाई हैं ऑलरेडी, एंड दे बिकम अ बिगर पावर। अगर आप साथ में एक दो बड़े मुल्क मिला लेते हैं, तुर्की और मसर, तो उसके बाद इट बिकम अ वेरी बिग फोर्स। उसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ एनीथिंग एनीबडी एल्स। कामरान भाई, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। वेनेजुएला, हमने देखा वहां की ऑपोजिशन लीडर जो है उसने आज अपना नोबेल पीस प्राइज जो है वो दे दिया है सदर ट्रम्प को। वेनेजुएला में आप क्या देखते हैं? आप पहले बता भी रहे थे कि हाथ हो गया, क्या वेनेजुएला में हुकूमत जो है वो अब चेंज होगी, ट्रम्प के कंट्रोल में आएगी? ट्रम्प के कंट्रोल में तो क्या आएगी वो अली भाई, आपने सुना होगा कि टैंकर, एक होता है गोस्ट टैंकर कहते हैं उसको, ऑयल टैंकर जो जा रहे थे, 5 टैंकर टोटल पकड़े, ठीक है, न्यूज़ है। अब न्यूज़ ये आई है कि 5 टैंकर में से जो पहला टैंकर था उसमें तेल के बजाय सॉल्ट वाटर था, देयर इज नथिंग इन इट, दे कुडंट फाइंड इट। इसको कहते हैं गोस्ट टैंकर्स। वो क्या करते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि जब आप पे एम्बार्गो होता है तो अच्छा, ये ज़्यादातर जो शिप्स होते हैं ये रजिस्टर्ड पानामा होते हैं, ये पानामा रजिस्ट्रेशन होती है इनकी। पानामा इज़ द बिगेस्ट पोर्ट है वहाँ पे, पानामा कैनाल का आपने नाम सुना होगा। ज़्यादातर जो शिप्स रजिस्टर होते हैं, इन पाकिस्तान के भी बहुत से जो शिप्स हैं वो रजिस्टर्ड पानामा हो जाते हैं जाके। इट हैपन। कुछ आसानियाँ हैं, कुछ और वजूहत हैं उसकी, अननेसेसरी फॉर द ऑडियंस। अब ये गोस्ट शिप का जहाँ तक मामला है, तो वो ये क्या करते हैं कि जब वहाँ से तेल लेके निकलते हैं तो वो बेसिकली दे कैरी अ डिफरेंट फ्लैग, और उसके बाद वो अपना जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम को डंप करते हैं, उसको AIS सिस्टम कहते हैं, वो AIS से डंप कर देते हैं, तो वो गोस्ट शिप की तरह होते हैं। तो अमेरिका इंटरवीन, एक जो शिप था जिसके पीछे वो 40 डेज थे वो उसके पीछे लगी हुई थी, अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने उसको 40-50 दिन में जाकर ट्रेस किया, दे फाइनली फाउंड दैट। जब उसको उन्होंने टैकल किया और उसको इंटरवीन किया, ले लिया कस्टडी में, अब वो जाके तो नहीं डंडा डाल के तैर क्या रहे थे, उनके ख्याल में तो ऑयल टैंकर थे, क्योंकि 6 मगोइयाँ जो हो रही थी उसमें ऑयल नहीं था, उसमें भी सॉल्ट वाटर था, सारा समुद्री पानी मौजूद था, उसमें कोई भी तेल मौजूद नहीं था। सेकंड शिप, अब
अगर आप कहें तो 5 शिप टोटल टैकल किए, उसमें से सिर्फ एक शिप अभी वो भी पोर्ट पे खड़ा हुआ है, उसमें तेल मौजूद है, खाम तेल जो है मौजूद है उसमें, दे स्टिल हैवंट ब्रॉट इट इन, वो सड़ा है वहाँ पे खड़ा हुआ, देयर इज़ अ चांस कि वहाँ पे उसमें लीक है। अब अगर वो लीक या सिंक हो गया या लीक हो गया तो पूरा कैरेबियन बंद हो जाएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी बहुत ख़तरनाक हद तक कैरेबियन के अंदर, हमारे यहाँ तो खैर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये फ़िशिंग रेगुलेशंस और चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इमेजिन कि अगर वो जो जगह सबसे खूबसूरत बॉडी ऑफ वाटर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत तो नहीं कहना चाहिए साउथ पैसिफिक के अलावा, साउथ पैसिफिक इज़ ब्यूटीफुल, यानी बहुत ऐसा पानी है कि आप 4-6 फीट तो ऐसे ही दिख जाता है। सो अगर वो पोल्यूट हो जाता है या शिप सिंक हो जाता है सारे ऑयल के साथ, तो इट्स गोना बी बेड़ा गर्क हो जाएगा, इकॉनमी तो गई, उसके अलावा भी बहुत से मामला, फिर वहाँ शिपिंग चैनल लाइन्स बंद हो जाएंगी वहाँ पर। सो देयर इज़ अ फियर राइट नाउ कि व्हाट गोना हैपन टू दैट, ये बहुत अनसर्टन सिचुएशन चल रही है। तो जहाँ तक वो बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, अगर बेनिफिट होता तो ये ऑयल जितना जो था वो मूव हो जाता। अब जो बात हो रही है कि ऑयल लेके आएंगे, तो उसकी रिफाइनरी के चक्कर पड़े में एक्सॉन मोबाइल का फड्डा है, एक्सॉन मोबाइल वाला जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, अमेरिका के साथ बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा कॉपरेट। सो देयर इज़ अ वेरी अनसर्टन सिचुएशन। अब अगर इवन वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो मान भी जाती और व्हाटएवर हैपन, गोल क्या है? वेनेजुएला इटसेल्फ पे तो कोई सोने के अंडे नहीं निकल रहे ना, वी टॉकिंग अबाउट ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं लेके आ सकते, इफ़ यू डोंट हैव द सिस्टम इन प्लेस, अगर आपके पास लोकल रिफाइनरी नहीं है, आप अपने पास रिफाइन करना चाह रहे हैं, यू कैन नॉट एग्जिट द ऑयल आउट, नथिंग गेन, नो गोल्स। प्लानिंग अच्छी थी, सिलसिला बहुत अच्छा था, लेकिन बग्स क्लियर नहीं थे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड ओवर देयर। सो इट कॉस्ट अमेरिका लॉट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते में हो गया काम, आई मीन इट कॉस्ट ही मनी। जब आप इतनी बड़ी की चीज़ें ले करते हैं, कीप इन माइंड ये ऑपरेशनल कॉस्ट होती है ना किसकी। हाउ डू यू कवर ऑपरेशन कॉस्ट? अमेरिका जब जंग पे कहीं जाता है या कोई मामला पूरी दुनिया में इंटरनेशनली करता है, इवन एक मुकदमा भी करता है किसी इंटरनेशनल लीडर के ऊपर, तो वो कहते हैं कि वी हैव टू कवर द कॉस्ट। टू कवर द कॉस्ट आपको कुछ रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं वहाँ से। अफगानिस्तान से रिसोर्सेज लिए जो ले सकते थे, जहाँ भी जाता है वो रिसोर्सेज लेता है, इराक से गया रिसोर्सेज लिए। तो हाउ यू बैलेंस इट आउट, यू टेक द रिसोर्सेज, दिस इज़ हाउ दिस गेम इज़ प्लेड। ये इसलिए नहीं हो जाता कि बस आपने जाके कब्जा कर क्या करोगे, आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पे, और 10,000 मुल्क कर लो कब्जा जाके, वो डिफरेंट। अमेरिका के लिए इस वक्त रिसोर्सेज मैटर्स, और जब तक रिसोर्सेज नहीं है इट डजंट रियली मैटर। सो यू आर इन माइनस राइट नाउ एज वी स्पीक। कैन समथिंग हैपन? इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आपकी कोई मेजर कंपनी वहाँ पे साइन अप नहीं करती है, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिका टू अचीव द गोल्स। क्या आज के दिन पे वेनेजुएला पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है? नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं है, अवाम हक में नहीं है, नेबरिंग कंट्रीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोलंबिया के साथ मामलात ख़राब चल रहे हैं, कोलंबिया कभी भी नहीं चाहेगा अमेरिका को अपने पड़ोस में देखना, तो गोरिल्लाज एक्टिव हो जाएंगे। और आज मैंने आज ही सुना है, वो M9 गोरिल्ला का जो उनका लीडर है, वो कहता है कि वी आर रेडी टू गो, वेन एवर वी गेट द ग्रीन फ्लैग वी गोना गो फाइट, वेर एवर इट टेक्स, वट एवर इट टेक्स, जिससे भी लड़ना हुआ वी गोना फाइट। सो क्या अमेरिका इस वक्त में अपनी फोर्सेस उतार सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कैन नॉट एंगेज इन अ वॉर। और क्या प्रेसिडेंट मडोरो जो है उसे रिहा कर दिया जाएगा? नहीं, वो एंड ऑफ स्टोरी, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। जब अमेरिका किसी को ले लेता है तो वो आफिया सिद्दीकी हो जाता है। दैट चैप्टर इज डन, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड, दैट एरा इज गॉन, ही इज डन, वो कभी नहीं बाहर आएगा।